जिस्म पर कोई ऐसा हिस्सा मौजूद ना था जिस पर जख्मों के निशान ना हो। कि मेरी बेटी खून में लथपथ थी और ये सारे दूसरे कमरे में ना मजे से खुशहाल बैठे थे। बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और जमीन पे खून में लथपथ पड़ी थी। सारा जिस्म उसका खून था, बहरूनी था, वो सारा जख्मी था। निशानात थे, सुराख भी थे, क्या पता ड्रिल लगाई है, सुए मारे हैं और उसके पैरों के नीचे चमड़ा भी जो है ना उतरा हुआ था। कर लो हमारा क्या करना है, ऐसे कर रहे थे हमें। अच्छा, ऐसे कर रहे थे कि कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं औलिया कराम की धरती मुल्तान में, जहां पर एक और बहू को कर दिया। इतने भयानक तरीके से किया कि उसकी जिस्म पर कोई ऐसा हिस्सा मौजूद ना था जिस पर जख्मों के निशान ना हो। ड्रिल मारे गए, जिसम में सुराख किए गए, कट लगाया गया। मेरे साथ मौजूद है मकतूला आसिया बीबी के वालिद, जो उस मौका पर पहुंचे, ये उस वाक़े के चश्मदीद गवाह भी हैं। ये जब वहां पर गए घर में, इन्होंने क्या देखा, आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने जाके देखा है कि मेरी बेटी खून में लथपथ थी। अच्छा। और ये सारे दूसरे कमरे में ना मजे से खुशहाल बैठे थे कि अब जो है ना हमने अपना काम कर लिया है, इसे खत्म कर दिया है। जुल्फ़िकार साहब, आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी के वो है दूसरे कमरे में? आपने देखते ही पहचान लिया कि मेरी बेटी के क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से लगा कि उन्होंने किया? हाँ जी, जब ये देखो कि जो अपना मकसद पूरा कर लेता है उसका मकसद पूरा हो गया है कि अब मैंने जो है ना इसको खत्म कर दिया है, तो वो खुशहाल होता है। उसके चेहरा बताता है कि मैं मेरा काम खत्म, अब तो मैं खुशहाल हो, जो मर्जी हो जाए, मैंने क्या करना है। समझ से बाहर है ना, कोई तस्वीरात थे उनके चेहरे पे और खुशहाल बेहतरीन साफ सुथरे कपड़े उन्होंने पहने होते जिसके ऊपर छिट्टे खून के साफ वाजे नजर आ रहे थे। कपड़ों पे आए होंगे और कपड़े तो उन्हें चेंज कर लिए, और जो जब कपड़े चेंज कर लिए अंदर जिस्म को तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो मैंने देखे उनके। अच्छा, जब आपने अपनी बेटी को देखा तो उसकी कैसी कंडीशन थी? वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और जमीन पे खून में लथपथ पड़ी थी। अच्छा। सारा जिस्म उसका खून था। अच्छा। जो बहरूनी था वो सारा जख्मी था। पूरा अच्छा। जिस्म उसका जो बाहर नजर आ रहा था, बच्ची का जिस्म पूरा जख्मी था और दागो दाग था। निशानात थे, सुराख भी थे, ड्रिल क्या पता ड्रिल लगाई है, सुए मारे हैं, क्या किया है क्या नहीं किया। और उसके पैरों के नीचे चमड़ा भी जो है ना उतरा हुआ था। अच्छा। पैरों के नीचे से चमड़ा भी उतरा हुआ था कुछ। अच्छा। एड़ियों वाली साइड से ना, ऐसे यहाँ से चमड़ा भी उतरा हुआ था। अब मैं इसमें क्या बता सकता हूँ कि मैं क्या क्या चीज बताऊंगा कि ये उन्होंने किया, ये किया, ये किया। बहरहाल उनके तासुरात मेरी बेटी से अच्छे नहीं थे। हर चीज की डिमांड, जब मैंने पूरी कोई चीज नहीं दी उसे, उनके हिसाब से कोई चीज अगर पूरी नहीं की, तो फिर ये तशद्दुद शुरू हो गया और तशद्दुद बढ़ गया कि मेरी बेटी को खत्म कर दिया। जुल्फ़िकार साहब, आखिर उनके साथ लड़ाई क्या थी? मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। मैं एक मजदूर आदमी, शरीफ आदमी, मैं किसके साथ क्या लड़ सकता हूँ। आपने जहेज नहीं दिया था? मैंने जो मेरी हैसियत थी वो तो मैंने सब कुछ दिया। तो क्या किस चीज की डिमांड करता था वो डिमांड ये कि मैं अब कारोबार करना है, मैंने कारोबार करना है, मुझे कुछ पैसे दे, तेरा बाप मुझे कुछ पैसे दे, 10-15 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी उससे हो जाए। मैंने कहा यार मेरे पास तो नहीं है, मेरा एक मकान खड़ा है, अगर तू कहता है तो मैं ये बेच देता हूँ। फिर वो इसी वजह से उसके पीछे लग गया कि इसको जितना तंग करूंगा ये मकान बेचेगा और मुझे पैसे दे देगा, मुझे पैसे दे देगा। ये चाहे रोड पे चला जाए तो मुझे तो पैसे चाहिए। जुल्फ़िकार साहब, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 10 बच्चे। बेटियां कितनी हैं आपकी? 8 मेरी बेटी हैं, 2 मेरे बेटे। शादीशुदा कितनी है? शादीशुदा 6 थी। भाई अगर तू रफीक को कहता है कि तू होटल पे जा और मैं भाभी के साथ जाता हूँ, तो तू रफीक को क्यों नहीं कहता कि मैं होटल पे जाता हूँ और तू जो है ना भाभी को, अपनी बेगम को ले जा? नहीं, वो कहता था मैं ले जाऊंगा। और वो जब भी वो मुझे कहता था कि मैं कभी ले आया हूँ कि यार मैं आज लेके जा रहा हूँ, कल मैं पहुंचा दूंगा, या रफीक आएगा ले जाएगा, तो उसकी मुझे कॉल आ जाती थी घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, मैं आ रहा हूँ भाभी को लेने के लिए। और मेरी बेटी साहब मना कर देती थी, ये आएगा तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी।
नहीं, शौहर क्यों नहीं मना करता था? देखिए उसका भाई था, दूसरी तरफ उसकी बीवी थी, उसकी शरीके हयात थी, उसकी जिम्मेदारी थी, उसके होने वाले बच्चे की माँ थी, तो फिर वो उसको मना क्यों नहीं करता था? क्या पता उसका शौहर कहता हो चलो मिल बैठ के खा लेंगे, भाई है कमाता रहेगा और मैं भी खाता रहूंगा और वो भी खाता रहेगा, चलते रहेगा काम, ऐसे चलता रहेगा। शायद इनके साथ इनके खानदान में ऐसा ही होता होगा, चलता होगा काम, जैसे उन्होंने सोचा कि हम जैसे मर्जी करते रहे, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। जब उसको इस सारे काम में नाकामी होती है तो वो उसको कर देता है। मकतूला आसिया पाक दामन थी, नेक थी, शरीफ थी, इसी वजह से वो हो गई। अगर वो उस गंदे ज़हन के आदमी की बात मानती तो आज मेरी जगह यहां पर आसिया बैठी होती, लेकिन नहीं। जो उसने अपने माँ बाप के घर से तरबियत ली, उसने मरना कबूल कर लिया, लेकिन उसकी जो नाजायज़ ख्वाहिशात थी उसको बिल्कुल पूरा नहीं होने दिया। ये पुलिस का रवैया जुल्फ़कार साहब कैसा था आपके साथ पहले दिन से? पहले दिन से हम गए हैं, जब जैसे ही हम गए हैं उससे तकरीबन 5 मिनट बाद एक उनका बंदा आया है, अच्छा, मुल्ज़मान का। अच्छा, वो सीधा ही थाने से मोटरसाइकिल अंदर ले आया है। अच्छा, उसने 3 शापर उतारे हैं। अच्छा, वो खाने के लिए वो जाके एक उनको दिया है, बंदों को दिया है, एक लेडीज को दिया है और एक पुलिस वालों को दिया है। वो कुर्सियों पे बैठ के मजे से मुर्गे चल के बारबेक्यू कर रहे थे। वो अकेली थी, ये दूसरे कमरे में बैठे थे और हम उनके सामने वाले कमरे में बैठे थे। और दरवाजा हमारा खुला हुआ था, उनका बंद था और शीशे वाला था दरवाजा। वो हम उसमें से देख रहे हैं कि वो खा रहे हैं और हमें भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं कि हम खा रहे हैं। कर लो, हमारा क्या करना है, ऐसे कर रहे थे हमें। अच्छा, ऐसे कर रहे थे कि कर लो, क्या कर लोगे, हमारा हम बैठे हैं। वो बहुत पैसे वाले हैं ना, वो तो दिखा रहे हैं ना कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम ये पैसा लगा के और छूट जाएंगे, हम इसको खिला देंगे, उसको खिला देंगे, 10 लाख उसे दे देंगे, 20 लाख उसे दे देंगे। वो तो मेरी बच्ची को ऐसे कहता था कि मैं अगर तुझे मार भी दूं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो इस्लामाबाद तक पहुंचे जब अभी लड़ाइयाँ चल रही थी। हाँ जी, अच्छा, मैं तुझे अगर मार भी दूं तो इस्लामाबाद तक मेरी पहुंच है, मैं तो तुझे एक मिनट में मार दूं और मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुलिस उसको प्रोटोकॉल दे रही है, दूसरी जानब आपकी FIR भी लॉन्च कर दी गई है, मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। हाँ जी, गिरफ्तार कर लिया, थाने में बैठे हैं ना। वो हवालात में नीचे बैठे होते, जिनको पानी की तंगी होती, पेशाब की तंगी होती, वो बाहर ना जा सकते, बार बार मिन्नत तरले करते, पुलिस वाले को कहते भाई हमने बाहर जाना है बाथरूम के लिए, इधर उधर हमें कहीं पानी चाहिए, जब पानी दो। वो तो हर चीज मिल रही है। वो कह रहे थे जी ये तो खुदकुशी का केस है। अच्छा, ये खुदकुशी का केस है, इसने तो खुदकुशी की है। अच्छा, जब मैंने जाके देखा तो मैंने कहा यार ये अगर खुदकुशी होती तो एक जगह पे बंदा मारते और खत्म हो जाता, एक जगह मार दिया था, छुरी चला दिया तो खत्म। तो ये बार बार अपने जिस्म पूरे पे तशद्दुद करना वो खुदकुशी नहीं होती, पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, वो हो ही नहीं सकती। आप अगर कोई चीज अपने आप को मार लें और एक वहां से निकाल के दूसरी जगह मार सकते हैं, कोई मुझे दिखाए ऐसा कि मैं कर सकता हूँ। कोई भी जितने बड़े दिल वाला हो, जितना बहादुर हो, जितना पहलवान हो, वो करके दिखाए मुझे कि एक से दूसरी तरफ लगा ले। हम CPO के पास गए थे, उसके ऑफिस के बाहर हमने एहतजाज किया है। एहतजाज हाँ जी। अच्छा, हमने यहाँ भी अपने इलाके में भी रखी, फिर वहाँ भी गया, हमने एहतजाज किया है, बहुत बड़ा एहतजाज किया है हमने। CPO ने हमारी बात सुनी है। उसके बाद से ये हमें फोन कर रहे हैं कि आप आ जाओ, जो आप कहते हो हम उस तरह से आपका काम सही करते हैं। हमने कहा कि हमने क्या कहना है, जो है वो करो, आपके सामने है, जो है आपके सामने है, जो हक है वो आप कर दो, जो हक है वो करो। आपने लाश उनके घर से बरामद की है और मुल्जमान भी घर से आपने गिरफ्तार कर लिए, आपके पास है सारा कुछ। आपको है कि आप उसकी ज्यादा तहकीकात करें, जो करना है वो आप करें, अपने हिसाब से करें। कि हमें तो हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। पोस्टमास्टर की रिपोर्ट जो है ना गलत कर दी थी उन्होंने। अच्छा, फिर हम CPO के पास गए, एहतजाज किया। अच्छा, फिर वहां से भी उन्होंने कॉल की, रिपोर्ट फिर उन्होंने सही कर दी है। गर्ज के हर जगह उन्होंने खरीदने की कोशिश की। उन्होंने बहुत पैसा लगा रहे हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ से पैसा आ रहा है। जब हमारे पास से हमारे से तो ऐसे डिमांड करते थे, ये चीज ले दो, वो चीज ले दो, ये चीज। अब पता नहीं उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, ये हमें समझ नहीं आती। जब आप अपनी बेटी की लाश, जिसको आपने 2 दिन पहले उनके साथ सही सलामत भेजा, दो दिन के बाद आपको एक दिन पहले जुमे वाले दिन मैंने भेजा है। अच्छा, तो हफ्ते वाले दिन मुझे
मिली है। तकरीबन मैं गया हूँ जब 11:30 पौने 12 का टाइम था, जब मैं वहाँ जाके पहुंचा और खून में लथपथ अपनी बेटी को देख के मैं तो अपना होश आवाज खो बैठा हूँ। क्या मुझे तो समझ भी नहीं आ रही थी मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे तो कोई चीज समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद वहां से वो मेरी बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। वहां हम गए हैं, जो पुलिस वालों ने लिखा है कुछ किया है, मेरे से अंगूठे लगवाए, साइन करवाया, मैंने वहां कर दिए। मैं कौन सा पढ़ा लिखा, अगर पढ़ा लिखा होता तो मैं 28 साल से मजदूरी है ना करता। 28 जब माँ अपनी जख्मों से चूर जिस्म में सुराख किए बेटी की हालत देखती है तो क्या कहती है? अब तिकर वो सदमे में है, उसने कोई चीज खाई नहीं है, सिर्फ 2 घूंट पानी उसके मुंह में डालते हैं, वो ऐसे पड़ी है जैसे बस उसकी सांस चल रही है बस। अब मैं उसका अपनी बच्ची का दुख देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, मेरे लिए क्या मकाम होगा कि अब मैं कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं, किधर क्या करूं, किसके पास जाऊं, मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। मरियम निवाज से मेरा मुतालबा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए, इन चारों को सजाए मौत होनी चाहिए बस। अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो इल्तिजा ही करनी है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मजदूर आदमी, गरीब आदमी, किसी को क्या कुछ कह सकता है। तो खुदारा इसको शेयर कीजिएगा, सवाब की नीयत से शेयर कीजिएगा। किसी आसिया के साथ ये जुल्म ना करे, किसी आसिया के साथ किसी बेटी की इज्जत के खिलाफ वो ऐसी गंदी नजरें ना उठा सके। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। जो मेरी एज कम्युनिटी जिम्मेदारी थी वो मैंने अदा कर दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको शेयर करें और इस बुरे ज़ईफ गरीब बाप को इंसाफ दिलाने में आप मदद कर सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।